नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया की नजर इस वक्त गाजा पर टिकी है, जो पूरे तरीके से एक बार फिर से खत्म होने वाला है। ये इलाका यहूदियों और मुस्लिम संघर्ष में एक बार फिर खंडर हो चुका है, कई बार बर्बाद हो चुका है और एक बार फिर से खंडर होने की तरफ बढ़ रहा है। क्या हमास की जिद फलस्तीन को इजराइल में बदल देगी, या फिर हमास के समर्थन में मुस्लिम राष्ट्र आकर खड़े हो जाएंगे? सवाल यही है कि मुस्लिम राष्ट्र जो फलस्तीन के साथ खड़ा होने का दावा करते हैं, इजराइल को जो गलत ठहराते हैं, वो फलस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ खुलकर जंग क्यों नहीं करते? जंग छोड़िए, वो इजराइल के शोषण का शिकार फलस्तीन के शरणार्थियों को अपने यहां शरण देने से भी क्यों कतरा रही हैं? क्या उनको लगता है कि हमास का समर्थन उनके देश का भी वही हाल कर देगा जो फलस्तीन का हो चुका है? क्योंकि इजराइल से टकराने का मतलब होगा अमेरिका से सीधा टकराना। क्या इसीलिए तुर्की से लेकर ईरान और इराक तक फलस्तीन के साथ नहीं, सीरिया फलस्तीन के साथ नहीं? तो क्या गाजा को बचाने वाला कोई नहीं और इसको खत्म होने से क्या कोई नहीं रोक पाएगा? आज हम आपको गाजा में बर्बादी के निशान और मिटते फलस्तीन की अस्तित्व की पूरी कहानी बताएंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। שנה טובה ובטוחה לכולכם. सबसे पहले बीते 4 दिनों के अंदर क्या गाजा के अंदर हुआ है, उसका एक छोटा सा आंकड़ा आपको दिखाते हैं, क्योंकि बेबस और दम तोड़ता गाजा मुस्लिम राष्ट्रों की तरफ देख रहा है कि आइए मुझे बचाइए वरना मैं खत्म होकर इजराइल बन जाऊंगा। जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए, 3 दिन के अंदर 600 से ज्यादा लोगों की मौत गाजा में हो चुकी है। सान दक्षिणी गाजा का राफा शहर, वो राफा शहर जो अंत में मिस्र से जुड़ता है, और एक्शन इजरायली टैंकों ने वहां तबाही मचा दी है। जमीनी हमलों में तीसरे दिन 91 मौतें हुई हैं। और ये दम तोड़ता हुआ गाजा, जिसे राफा शहर के अंदर अब तबाही मचाना शुरू हो गया और वो बाकायदा टैंकों के जरिए तबाही मचाई जा रही है। राफा दरअसल वो हिस्सा है, इस मैप को एक बार देखिए, जिस तरीके से जंग शुरू हुई, गाजा से कैसे आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे फलस्तीनी आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ते हुए जब खान यूनुस पहुंचे, वहां इजराइल ने अटैक किया, वहां से वो राफा की तरफ बढ़े। रोकिए जरा इसे, ये जो राफा का इलाका है इस वक्त जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, यहीं पर दरअसल इस वक्त अटैक किए जा रहे हैं। और यह दरअसल मिस्र से लगता हुआ वो बॉर्डर जिसको खोला नहीं गया है। मिस्र ने इस बॉर्डर को बंद कर दिया है, क्योंकि अगर इस बॉर्डर को खोला गया तो फिर यहां के जो फलस्तीनी वो मिस्र के अंदर चले जाएंगे, वहां के शरणार्थी हो जाएंगे, और मिस्र नहीं चाहता कि फलस्तीन से अब और शरणार्थी उनकी तरफ आए, इसलिए उसने इस इंटरनेशनल बॉर्डर को बंद कर दिया और यहीं पर इस वक्त तबाही मच रही है। आप समझ सकते हैं कि यह वो अंतिम हिस्सा है जहां से अब गाजा वासियों के पास कहीं जाने का कोई विकल्प नहीं, और इसलिए आज हम प्रोग्राम को नाम दे रहे हैं गाजा को बचाइए। क्योंकि गाजा अगर इस वक्त नहीं बचा तो मान लीजिए वो इजराइल होगा। हालांकि जंग बहुत अलग है। एक दौर कहते हैं कि वो भी रहा जब फलस्तीन पर पूरे तरीके से यहूदियों का ही कब्जा रहा और यहूदियों के धार्मिक स्थल रहे, लेकिन तेजी से जब मुस्लिम आबादी वहां बढ़ी तो यहूदियों को अपना फलस्तीन छोड़कर जाना पड़ा, और अब मुस्लिमों को वहां से अपना फलस्तीन छोड़कर जाना पड़ रहा है और यहूदी वहां पर आकर बस रहे हैं। और इसीलिए जो टकराव है उसका एक लंबा इतिहास रहा है। इजराइल और फलस्तीन के बीच टकराव का एक लंबा इतिहास रहा। 1946 से फलस्तीन जमीन, संप्रभुता और अपनी सुरक्षा की लड़ाई में लगा है। 19वीं सदी के आखिर में जायोनी आंदोलन के बाद इजराइल अस्तित्व में आया, और इस आंदोलन का मकसद फलस्तीन में यहूदियों के लिए एक देश की स्थापना करना था। इस आंदोलन के दरमियान यहूदी और अरब देशों के बीच तनाव बढ़ गया। मिडिल ईस्ट में शुरू हुए अस्तित्व की लड़ाई ने युद्ध में तब्दील होकर यहां पर ऐसी तबाही मचाई जो अभी तक भी यहां जारी है। लेकिन गाजा पर कब्जे का आदेश दे दिया गया है। जो कल तक युद्ध विराम की बात हो रही थी,
अब इजराइल कह रहा है कि गाजा पर कंट्रोल होगा और गाजा पूरे तरीके से इजराइल होगा। जरा देखिए क्या कहा गया और किसकी तरफ से कहा गया है। कहा गया है कि मैंने सेना को गाजा में अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने का आदेश दिया है। जितना ज्यादा हमास बंधकों को मुक्त करने से इनकार करेगा उतना ही ज्यादा क्षेत्र वो खो देगा, जिसे इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। यह है इजराइल कोर्ट्स, रक्षा मंत्री इजराइल के कहने का मतलब यह है कि अगर हमास देर करेगा तो हो सकता है कि वो दौर आ जाए जब फिलिस्तीन पूरे तरीके से इजराइल हो जाए। हमास के खात्मे के साथ साथ फिलिस्तीन का भी वैश्विक मानचित्र से खात्मा हो जाए और इससे इतर जिसका जिक्र हम करें कि क्या मुस्लिम राष्ट्र गाजा को बचाएंगे। मुस्लिम राष्ट्रों का पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से लेबनान में हिजबुल्लाह एक संगठन है, फिलिस्तीन में हमास एक संगठन है, वैसे ही बिल्कुल यमन के अंदर हूती एक संगठन है। अब इजराइल को हूतियों ने खुली धमकी इसके बाद जरूर दे दी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल को खुली धमकी दी है। गाजा युद्ध खत्म नहीं होने तक मिसाइलों की बारिश जारी रहेगी, यह हूती की तरफ से कहा गया है। हूती ने दक्षिणी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली। हूती सेना प्रवक्ता याया सरिया ने समूह के अल मसीरा टीवी पर बयान में कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से किए जा रहे नरसंहार के जवाब में हमारी सेना ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके एक इजरायली सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाया। हूती विरोधियों ने इसे 24 घंटे के भीतर दूसरा ऑपरेशन बताया है। हूती विरोधियों का टारगेट तेल अवीव के अंदर बने गुरियन एयरपोर्ट का है। हालांकि इजरायली सेना ने इस हमले को रोकने का दावा किया है और अपनी डोम सिक्योरिटी के जरिए उसे रोकने की बात की है। लेकिन क्या वाकई में जो इस वक्त गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल कर रहा है, क्या हूतियों ने हमला करके यमन के अंदर वही करने के लिए इजराइल और अमेरिका दोनों को प्रोत्साहित कर दिया है? क्योंकि हूतियों पर बाकायदा कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने अटैक किया था, क्योंकि जो रेड सी है उसके अंदर हूती उनके व्यापार को बाधित करता है, अमेरिकन जहाजों को लूटता है, उनके सैनिकों को मारता है और इसलिए एयर स्ट्राइक उन पर की गई थी। बहरहाल जिस गाजा का जिक्र हम कर रहे हैं वह 80% से ज्यादा इमारतें खंडर हो चुकी हैं। लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। जो वहां की सप्लाई चेन है उसको इजराइल ने ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है और यही वजह है कि वहां लगातार भूखमरी के शिकार लोग हो रहे हैं। या तो गोली से मरेंगे या भूख से मरेंगे। इजरायली हमलों के बीच गाजा में स्थिति विकट होती जा रही है। हमास ने लाखों लोगों के भूखमरी का शिकार होने की आशंका जाहिर की है। गाजा के 20 लाख लोगों को भोजन की भारी कमी और ऐसे मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है जो पहले गाजा में कभी नहीं देखा गया। इजराइल की नाकाबंदी और सीमा बंद होने के कारण स्थिति पूरे तरीके से बिगड़ गई है। हमास के मीडिया कार्यालय ने बताया कि कई बेकरी बंद हो चुकी है, जिससे ब्रेड तक मिलना मुश्किल हो गया, रोटी छोड़ दीजिए। उन्होंने इजराइल पर गाजा को जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतों से वंचित करने का आरोप लगाया। साथ ही तुरंत सीमा खोलने की मांग की है, वो कहते हुए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह कि सीमा कौन खोलेगा? क्या इजिप्ट अपनी सीमा को खोलेगा? बिल्कुल नहीं, इसकी संभावना ना के बराबर है। क्या मुस्लिम राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपने देश में शरण देंगे? अभी तक किसी भी देश की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया है। क्या फिलिस्तीन के अंदर इजराइल से टक्कर लेते हुए कोई मुस्लिम राष्ट्र फूड चेन सप्लाई को शुरू करेगा? इसको लेकर भी कोई बयान मुस्लिम राष्ट्र की तरफ से अभी तक नहीं आया है। तो क्या अंत में फिलिस्तीनियों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो या तो इजरायली सेना का शिकार हो जाए या जो इजराइल ने ऑफर दिया था कि अगर वो किसी राष्ट्र में जाकर बसना चाहते हैं तो बाकायदा जल, थल और वायु जिस माध्यम से वो जाना चाहते हैं उसे इजरायली सेना उनके उस देश तक पहुंचाने का काम करेगी। क्या वाकई में ऐसा होगा? बहरहाल जरा देखिए कैसे फिलिस्तीन धीरे धीरे इजराइल होता चला गया और क्या वाकई में गाजा खत्म होने के साथ फिलिस्तीन का अस्तित्व भी वर्ल्ड मैप से खत्म हो जाएगा। 1917 में फिलिस्तीन
कि जो नक्शे के बदलने की शुरुआत हुई थी वो लग रहा है कि इसी साल के अंत तक खत्म हो जाएगी। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के एक साल बचा था। मिडिल ईस्ट में काबिज ऑटोमन साम्राज्य को ब्रिटिश सेना ने खत्म कर दिया था। ब्रिटेन को भरोसा था कि वो फलस्तीन पर कब्जा करने में कामयाब होगा। तब नवंबर 1917 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने यूरोप के बड़े यहूदी लीडर को एक खत लिखा। इसमें एक वादा किया गया था, हम फलस्तीन में यहूदियों के लिए एक देश बसाएंगे। हालांकि यूरोप में हो रहे अत्याचारों से तंग आकर यहूदियों ने 1880 के दशक में ही फलस्तीन में बसना शुरू कर दिया था। 1917 में फलस्तीन के अंदर उनकी आबादी 6% के आसपास हो गई थी। फलस्तीन के अरब मुस्लिमों ने बाल्फोर के वादे का विरोध किया, पर इससे कुछ नहीं बदला। यह फलस्तीन का नक्शा बदलने वाला पहला कदम था। लेकिन जो सबसे ज्यादा घटा वो 1948 में घटा, जब इजराइल बना। 1922 से 1935 के बीच फलस्तीन में यहूदियों की आबादी 7% से बढ़कर 22% हो गई थी। इसके अलावा जरा देखिए कैसे ये पूरा नक्शा बदलता चला गया। हम जिक्र करें 1922 से 1935 के बीच फलस्तीन में यहूदियों की आबादी 7% से बढ़कर 22% हो गई थी। इसके अलावा जरा देखिए, क्योंकि 1939 के बाद यूरोप में हिटलर के अत्याचारों से बचने के लिए बड़ी संख्या में यहूदी फलस्तीन पहुंचे थे। वहीं 1944 में, जरा मैप को आप गौर से समझिएगा, क्योंकि 1944 में हथियारबंद यहूदी लड़ाकों ने इजराइल बनने के लिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। 1947 आते आते ब्रिटेन ने फलस्तीन इजराइल का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया था और यूएन ने फलस्तीन को 2 टुकड़ों में बांटने का सुझाव दिया। 1948 में डेविड बेन गुरियन नाम के एक यहूदी नेता ने फलस्तीन में इजराइल बनने की घोषणा की थी और यहीं से 2 स्टेट थ्योरी आगे बढ़ी। लेकिन 1967 में पूरे फलस्तीन पर एक तरीके से इजराइल का कब्जा हो चुका था। दरअसल 1967 में इजराइल पर मिस्र, जॉर्डन और सीरिया हमला कर देते हैं। अरब देश और इजराइल 6 दिनों तक जंग लड़ते हैं। इसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है। जंग में अरब देश हार जाते हैं। अरब देश वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, यरूशलेम और गोलान हाइट जैसे अहम फलस्तीनी इलाके हार जाते हैं। इजराइल गाजा छोड़कर सभी जगहों पर अपने लोगों को बसाना शुरू कर देता है। यह वो घटना थी जब पूरे फलस्तीन पर इजराइल का कब्जा हो चुका था। जंग के बाद 3 लाख फलस्तीनियों को घर छोड़ना पड़ा था, उनको शरणार्थी बनना पड़ा था। लेकिन उससे इतर इजराइल और फलस्तीन 2 एक ही देश, लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। और उसमें से किसी स्टेट को, स्टेट का मतलब यहां देश है, जिसे किन्हीं राज्यों ने मान्यता दी और किसी को किन्हीं राज्यों ने। बहरहाल इजराइल फलस्तीन संघर्ष के बीच 2 स्टेट की बात शुरू हुई और इस प्लान के तहत फलस्तीन को अलग स्टेट बनाने की बात हुई, जबकि इजराइल भी अलग देश के रूप में बरकरार रहेगा। इससे 2 अलग अलग कल्चर, धर्म को मानने वाले शांति से रह सकेंगे, ऐसा सोचा गया। अभी समस्या यह है कि दोनों देशों के बीच कोई सीमा रेखा तय ही नहीं की गई। इजराइल तो अलग देश है, लेकिन फलस्तीन अलग मुल्क नहीं। फलस्तीन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से पर इस्लामी चरमपंथी संगठन हमास का कब्जा है, जिसे इजराइल समेत कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक है, जिस पर सरकार तो अलग है, लेकिन इजराइल का सिक्का चलता है। साल 1991 में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मैड्रिड शांति सम्मेलन में 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात उठी थी। वैसे इससे पहले भी यूएन ये कह चुका था, लेकिन अमेरिकी दखल के बाद इस पर चर्चा बढ़ी। माना जा रहा है कि अलग अलग होकर रहना ही अकेला हल है जो इजराइल और फलस्तीन के बीच शांति ला सकेगा। लेकिन जिस तरीके से जंग वहां शुरू हुई, उसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में इजराइल अब फलस्तीन के साथ कोई समझौता करेगा, या हमास के खात्मे के साथ गाजा को खत्म कर देगा और पूरे फलस्तीन को इजराइल में तब्दील कर देगा। बहरहाल 1993 में वेस्ट बैंक पर सहमति बनी थी। एक बार इतिहास के इन पन्नों को भी खंगाल लेते हैं, क्योंकि इस दौरान बिल क्लिंटन
अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और ये तीन अलग अलग इलाके, इनमें अगर आप देखेंगे तो जो फिलिस्तीन का शासन था वो दरअसल 18% के आसपास था। जो फिलिस्तीन और इजराइल संयुक्त रूप से चला रहे थे वो दरअसल 22% के आसपास, और इजराइल का जहां शासन था वो 60% के आसपास। और ये हम वेस्ट बैंक बता रहे हैं। इसके तहत वेस्ट बैंक का शासन इजराइल और फिर से PLO को दे दिया जाता, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, और इसीलिए वेस्ट बैंक भी बटा हुआ नजर आया। लेकिन वर्तमान में आपको कहा जा रहा है कि धीरे धीरे 1948 के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और जहां उस पूरे नक्शे में इजराइल एक छोटे बिंदु की तरह 1948 में नजर आता था, आज फिलिस्तीन उसी पूरे नक्शे में एक बिंदु की तरह नजर आता है और बाकी सब इजराइल के कब्जे वाला इलाका नजर आता है। लेकिन क्या वाकई में फिलिस्तीन हमेशा से मुस्लिम समुदाय के पास था, और क्या यहूदी वहां हमेशा से शरणार्थी रहे, या किसी दौर में फिलिस्तीन यहूदियों का हुआ करता था, वहां यहूदियों का साम्राज्य हुआ करता था, वहां यहूदियों के पवित्र स्थल हुआ करते थे, जो धीरे धीरे मुस्लिम कब्जा करने लगे, या कहें कि वहां बसने लगे, और पॉपुलेशन तेजी से बसने के बाद यहूदी अल्पसंख्यक होते होते वहां से शिफ्ट हो गए। इतिहास के कुछ और पन्नों को खंगालते हैं, क्योंकि भारत समेत दुनिया के सभी देशों के मुसलमान मानते हैं कि फिलिस्तीन मुस्लिमों का है। यहूदी यहां शरणार्थी बनकर आए और काबिज हो गए। यह बात नैतिक तो है, पर पूरी तरह से सच नहीं। इतिहास कहता है कि फिलिस्तीन के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो ईसा की 6ठी शताब्दी तक फिलिस्तीन पर ईसाइयों का कब्जा था। उसके 200 वर्ष पूर्व तक यहां यहूदी काबिज थे। 7वीं सदी में इस्लाम फैला, तब फिलिस्तीन में मुस्लिम संख्या तेजी से बढ़ने लगी। फिर भी यहूदियों की संख्या यहां काफी ज्यादा बताई गई, लेकिन जैसे जैसे मुसलमान बढ़े, यहूदी और ईसाई यहां से पलायन करने लगे। फिलिस्तीन 640 ईस्वी में मुस्लिमों के नियंत्रण में आया। बाकी अरब देशों पर कब्जे के बाद यहूदियों का दावा है कि फिलिस्तीन का यरूशलेम उनका सबसे पवित्र स्थान है। यहूदियों की माने तो तथ्य बताते हैं कि ईसा के 957 वर्ष पहले यहां पहला यहूदी मंदिर बना। दूसरे यहूदी मंदिर का निर्माण 352 ईसा पूर्व का है। इसके बाद ईसाइयों ने यरूशलेम में सन 581 ईस्वी में सेंट मैरी चर्च बनवाया, जबकि यहीं पर बनी अल अक्सा मस्जिद का निर्माण 702 ईस्वी का है। यहूदी अल अक्सा मस्जिद की पश्चिमी दीवार को चूमते हैं। उनका मानना है कि यहीं पर उनका वो मंदिर था जो 352 ईसा पूर्व में बनाया गया था, और इसीलिए यरूशलेम तीनों धर्म वालों के लिए पवित्र स्थान बना रहा। यहूदी दुनिया के किसी हिस्से में फैले हों, वो साल में एक बार यरूशलेम जरूर आते हैं। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक उमैया साम्राज्य के समय बने, हालांकि तब भी यहूदी और ईसाई इसे अपना पवित्र स्थान मानते रहे। 1516 में फिलिस्तीन सीरिया के ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हो गया, और उसके बाद का पूरा इतिहास हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आज का गाजा कैसा है, आज का फिलिस्तीन कैसा है, जरा एक नजर इस पर भी डाल लीजिए, क्योंकि आज का जो फिलिस्तीन है वो कुछ इस तरीके से है। अब इसको आप समझ सकते हैं कि अगर इतिहास को देखेंगे तो जो आज का ये इजराइल आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल शायद 567 ईसा पूर्व यही इजराइल हुआ करता था, जिसमें यहूदियों की संख्या ज्यादा थी, मुस्लिमों की संख्या ना के बराबर। लेकिन इतिहास कैसे बदलता रहा, और देखिए 1947 में जो आप फिलिस्तीन देख रहे हैं उसमें लगभग सारा का सारा फिलिस्तीन, और उसमें से जो वाइट डॉट आप देख रहे हैं ये यहूदी। 1947 में ही जब पार्टीशन हुआ तो देखिए जो ग्रीन वाला हिस्सा है, हरा रंग का जो हिस्सा है वो फिलिस्तीन हुआ, व्हाइट जो हिस्सा है वो इजराइल हो गया। लेकिन 1949 से 59 से 67 के बीच में जो फिलिस्तीन है वो तेजी से सिकुड़ता रहा और इजराइल बढ़ता चला गया, और वर्तमान में इजराइल लगभग पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा
कर चुका है उसके कंट्रोल में, और 2025 की तस्वीर अगर सामने आएगी तो उसमें मुमकिन है कि फिलिस्तीन कुछ डॉट के अलावा कुछ भी नजर ना आए, बाकी सारा का सारा इजराइल हो चुका है। लेकिन फिलिस्तीनियों को अरब से बाहर करना चाहते हैं ट्रंप, लेकिन उसके लिए मुस्लिम राष्ट्र तैयार नहीं। तो क्या वाकई में जो इस वक्त इजराइल कर रहा है वो दो थ्योरी के लिए कर रहा है। उसमें पहली थ्योरी ग्रेटर इजराइल प्लान, और दूसरी गाजा के अंदर अमेरिका के उस प्लान को एग्जीक्यूट करना जिसमें पूरे गाजा को कब्जाना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने गाजा के लोगों को पूर्वी अफ्रीका में बसाने का प्लान बनाया। इसके लिए मुस्लिम बाहुल्य अफ्रीकी देश सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड में बातचीत शुरू हुई। पहले ट्रंप ने गाजा के लोगों को पड़ोस के जॉर्डन और मिस्र में बसाने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा था कि गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरे देशों में बसाकर गाजा पट्टी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना को अरब देशों और फिलिस्तीनियों ने सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे में अमेरिका ने अब गाजा वासियों को अफ्रीका ले जाने की योजना के संकेत दिए। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने सोमालिया और सोमालीलैंड से संपर्क की पुष्टि की। अमेरिकी अधिकारियों ने सूडान से संपर्क की बात स्वीकारी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं बातचीत किस स्तर पर हुई और इसमें कितनी प्रगति हुई है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बातचीत में इजराइल मुख्य भूमिका निभा रहा है। जानकारी के मुताबिक सूडान ने अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया, वहीं सोमालिया और सोमालीलैंड ने ऐसी कोई बातचीत होने से ही इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या वाकई में जो खाड़ी देशों का हिस्सा, जो मुस्लिम राष्ट्र, वो फिलिस्तीन के साथ सिर्फ हथियार देने में सहयोग कर रहे हैं, गाजा को बचाने में नहीं? और क्या उन्होंने अपने द्वारों को बंद करके बता दिया कि गाजा अगर कल मिटता है तो कल मिट जाए, आज मिटता है तो आज मिट जाए, उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता? और क्या अंत में गाजा वासियों के पास दो ही विकल्प होंगे, या तो वहां रहते हुए भूख और गोलियों से मरे, या फिर अफ्रीका शिफ्ट हो जाए, वो भी तब जब सोमालिया और सोमालीलैंड इसके लिए तैयार हो? आप सोचिए जरा, क्या ट्रंप की नीति को नेतन्याहू आगे बढ़ाते हुए ट्रंप के लिए गाजा को क्लीन करने का काम कर रहे हैं, और उसके लिए अब उनके टैंक जमीन पर उतरते हुए गाजा वासियों का नरसंहार कर रहे हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं, जरा इसको समझिए कि क्यों बाकी देश शरणार्थियों को लेने से इनकार कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो मुस्लिम देश हैं उनके अंदर फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। फिलिस्तीनी शरणार्थी मुख्य रूप से जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए जॉर्डन कैसे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को ले, जबकि जॉर्डन में लगभग 40% पंजीकृत फिलिस्तीनी शरणार्थी वर्तमान में है। सीरिया में 10% पंजीकृत फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शरण मिली है। हालांकि सीरियाई गृह युद्ध के कारण कई लोग दूसरे देशों में चले गए। वहीं लेबनान में भी करीब 8% रजिस्टर्ड फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। मिस्र, जिससे बॉर्डर लगता है और जहां इस वक्त अटैक हो रहा है, दक्षिण हिस्से में जो राफा है, और राफा बिल्कुल मिस्र की सीमा से लगा है, उस मिस्र में लगभग 70,000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों की आबादी वर्तमान के अंदर है। तो क्या यही वजह है कि उनको लग रहा है कि उनका खुद का डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ वहां की पॉपुलेशन डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जॉर्डन की तरह वहां फिलिस्तीनी शरणार्थी मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं? लेकिन कोई साथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी साथ होने का दावा कौन किस देश के साथ कराए, चलते चलते आपको यह भी बता चलते हैं। जरा देखिए किस देश के साथ कौन है। पहले फिलिस्तीन ही देख लेते हैं। फिलिस्तीन के साथ सऊदी अरब है। हालांकि सऊदी अरब को मानकर चलिए वो एक गुटनिरपेक्ष भूमि पॉलिसी के साथ चलता है, जो सिर्फ अपने देश के विकास के लिए काम करता है, और वो किसी भी सूरत में अमेरिका और इजराइल से टकराने के लिए सीधे तौर पर हमास और फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करेगा। दूसरा है तुर्की। तुर्की अभी खुद फंसा हुआ है, वो खुद खलीफा बनना चाहता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट खाड़ी देशों को एक करके उसके खलीफा के गद्दी को लेने पर है, ना कि हमास के समर्थन का। तीसरा है ईरान। ईरान को अमेरिका पहले ही खुली चुनौती दे चुका है कि अगर उसने हमास का समर्थन किया तो फिर वो अमेरिकी हमले के लिए तैयार रहे, इसलिए ईरान भी इस स्थिति में नहीं।
पाकिस्तान इसलिए नहीं क्योंकि एक बड़ा पैसा पाकिस्तान को अमेरिका से मिलता है और इसलिए पाकिस्तान सीधे तौर पर समर्थन करेगा, संभावना ना के बराबर, और कुछ ऐसी ही स्थिति कुवैत की है। तो क्या जो साथ हैं वो सिर्फ दिखने के लिए साथ हैं, अंदर खाने हथियार सप्लाई करने के लिए, गाजा को बचाने के लिए नहीं है। दूसरी तरफ देखिए इजराइल के साथ कौन है? अमेरिका है, जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, यूक्रेन है, और ये सब के साथ इस वक्त इजराइल के समर्थन में, और इनमें से सब पुरजोर तरीके से इजराइल के समर्थन में। तो क्या वो दिन दूर नहीं जब गाजा खत्म हो जाएगा, गाजा नहीं बचेगा, गाजावासी नहीं बचेंगे, गाजावासी या तो अफ्रीकन देशों में शिफ्ट हो जाएंगे, या हो सकता है कि मुस्लिम कुछ राष्ट्र उन्हें अपने यहां स्वीकारने को तैयार हो जाएं, क्योंकि नेतन्याहू जिस तरीके से गाजा के अंदर अटैक कर रहे हैं, फूड सप्लाई चेन को बंद किया है, उससे लग रहा है कि वो मजबूर कर रहे हैं उनको कि वो वहां से छोड़कर जाएं, और ये प्लान इजराइल के ग्रेटर इजराइल प्लान के साथ जुड़ता है, जिसके जरिए शायद गाजा ट्रंप को नेतन्याहू गिफ्ट करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। Shana Tova, Vav, Lekulchem.